आज की हमारी टॉपिक है जीन प्याजे। जीन से रिलेटेड हमेशा लगभग 10 से 15 क्वेश्चन सी-टैट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनका मानना एक ही था कि जैसे-जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे-वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। मतलब जैसे-जैसे वो बढ़ते हैं ना, तो जो भी चीज़ें देखते हैं, वह उसको अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि और फिर उसी के बारे में सोचते हैं कि एक इसका वैल्यू क्या है, इससे क्या किया जाता है, इसका कार्य कहाँ पे है। इन सभी चीज़ों को वो थिंक करते रहते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इनका कहना है कि जैसे वैज्ञानिक अपनी नई खोज के लिए कुछ ना तो कुछ सर्च करते रहते हैं, वैसे बच्चे भी होते हैं। ये भी क्या करते हैं, कुछ ना तो कुछ नई एक्टिविटी, क्रिएटिविटी करते रहते हैं। कुछ नए चीज़ों को सर्च करते हैं, जिससे कि नई चीज़ों के बारे में आइडिया मिले। इसीलिए इन्हें छोटा वैज्ञानिक कहा जाता है। इन्हीं के अकॉर्डिंग कहा गया है कि बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से डिफरेंट होती है, और अगर देखा जाए क्वांटिटी तो दिमाग तो सेम होता है। इनके कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें फर्स्ट है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। मतलब हम वातावरण में ढल जाते हैं, जैसे जिस वातावरण में जाते हैं, जिस इन्वायरमेंट में जाते हैं, उसमें हम लोग ढल जाते हैं, और बच्चों के अंदर यह होता भी है। इसी में दो प्रक्रियाएं हैं। पहली होती है आत्मसात्मकरण। इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। मतलब पुराने ज्ञान को हम नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, उसी को आत्मसात्करण कहा जाता है। अभी सेकेंड पॉइंट इसी में होता है समायोजन, जिसमें लिखा है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। मतलब पुराने जो ज्ञान हमारे पास होते हैं उसको हम हटा दिए, या फिर उसके साथ कुछ परिवर्तन कर दिए, चेंज कर दिए, और फिर उसे वातावरण के साथ मिला के कोई नया चीज़ हमने स्टार्ट किया या फिर प्रारंभ किया, उसी को समायोजन कहते हैं। इन्हीं ने कहा था। इसी पॉइंट में हम आगे देखते हैं तो संतुलन देखने को मिलता है। संतुलन मतलब होता है कंट्रोल करना, कुछ अपने आप में अपने आप को रोकना, उसी को संतुलन बनाना कहा जाता है। इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन दोनों को मिलाकर कोई चीज़ कायम रखता है या फिर रोकता है, उसी को कहा जाता है संतुलन करना, या फिर साम्य धारण करना कहते हैं। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आगे इसी सीक्वेंस में अगर हम देखें तो स्कीमा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है। मतलब जो चीज़ हम पहले से सोचे रहते हैं, या देखे रहते हैं, या पढ़े रहते हैं, या फिर कहीं भी लिखे रहते हैं, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड कुछ नई चीज़ों को जोड़कर नई धारणाएं बनाते हैं, उसी को स्कीमा कहा जाता है। यह जन्मजात होती है स्कीमाएँ, यह मनुष्य के अंदर जन्मजात होती हैं। आगे देखा जाए तो संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। मतलब स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, दोबारा उसको एक प्रकार से रिस्टोर करना, वह होता है संगठन का कार्य। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, उनसे रिलेटेड हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें पहली अवस्था था संवेदी पेशीय अवस्था, जो 0 से 2 साल के बीच के बच्चों के बीच पाया जाता है। अक्सर आपको देखने को मिलता है कि 0 से 2 साल के बीच संवेदी पेशीय अवस्था वाले बच्चे होते हैं, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। मतलब अपने
शरीर के माध्यम से, स्किन के माध्यम से, अपने टंग के माध्यम से, अपने आई के माध्यम से जिन चीज़ों को सीखता है वह होता है संवेगी अवस्था। इस स्टेज में बच्चों के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। मतलब बच्चा इस समय बहुत ही क्रिएटिविटी वाला हो जाता है। वह जिस चीज़ को देख लेता है एक बार, वो उसके माइंड में छप जाता है और वह उसे भूलता नहीं है। फिर कभी भी अगर कोई भी उससे अगर वह चीज़ मांग लेता है तो उसको खोजने में समर्थ भी रहता है, सक्षम रहता है। इसलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों के अंदर लगभग 6 साल तक के बच्चों के बीच 85% उनके माइंड की एबिलिटी ग्रोथ कर लेती है। इसलिए बचपन में हम जितना उन्हें पॉजिटिव बताते हैं उतना ही वह सक्सेस होते हैं आगे चल के। इसलिए हमें उन्हें पॉजिटिव पॉइंट देना चाहिए। दूसरी इनकी अवस्था के अनुसार देखें तो वह थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। यह 2 से 7 साल के बीच बच्चों के बीच होता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था कही जाती है। इसमें बच्चा आमने सामने जो भी चीज़ें होती हैं उनको देख कर, समझ कर, देख लेता है, समझ लेता है, लेकिन उसके बारे में वो कुछ बोल नहीं पाता है। उसी को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस स्टेज में और क्या देखने को मिलता है, तो इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज करने लगता है और वह जिस चीज़ को सुनता है उस चीज़ का प्रतीक या फिर कह सकते हो चित्र या इमेज उसके दिमाग में छप जाता है। मतलब अगर वह सुन लिया कि समोसा, तो उसके दिमाग में समोसा सब छप जाता है। वह सुन लिया कि साइकिल, तो उसके माइंड में साइकिल छप जाता है और वह टोटली ध्यान केंद्रित भी होता है, याद रखना। मतलब वह अगर सुन लिया तो पूरा उस पे फ़ोकस डाल देता है। उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को देखने के लिए, उसे यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा वो क्या हो जाता है, उतावला हो जाता है। यह स्टेज होता है और यह सेकंड अवस्था होती है इनकी, जिसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 साल से 7 साल के बीच के बच्चों को के बीच देखने को मिलता है। तो इस फ्रीक्वेंस में अभी हम देखते हैं इनका थर्ड जो है अवस्था, जो अक्सर क्वेश्चन पुट अप किया जाता है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में, और ये भी बताया सेकंड वाले में ही कि इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है उनके अंदर। मतलब वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं। उनके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है कि वो लक्ष्य को अपने इंडिकेट और कंफर्म कर लेते हैं। इसी में 2 पॉइंट है, दूसरे वाले में 2 पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, और वह 2 पॉइंट क्या है? पहला है जीववाद। जीववाद, इसका इंग्लिश में अगर हम देखें तो एनिमिज़्म। इसका सेंस होता है जब कोई बच्चा सजीव तथा निर्जीव चीज़ों के बीच अंतर नहीं समझ पाता है तो उसे कहा जाता है जीववाद, और ये बहुत लोगों के बीच देखने को मिलता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में भी पूछ दे कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच अंतर नहीं कर पाता तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जीववाद कहा जाता है, और यह अक्सर कई बच्चों के बीच देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है इसी में अकेंद्रित, इकोसेंट्रिज्म, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह अक्सर बहुत बच्चों के बीच देखने को मिलता है। क्या है? जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है वो सब सही कर रहा है, तो उसे कहा जाता है अकेंद्रित। यह बहुत बच्चों के बीच देखने को मिलता है। अक्सर वो गलतियों पे गलतियाँ करते जाते हैं और उनको ये फील होता है कि मैं सही जा रहा हूँ। वह कुछ बोल रहे हैं तो दूसरे लोगों का सुनते नहीं हैं। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो दूसरा कोई मना करता है तो उनको ये लगता है कि मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं। गलत भी कर रहे हैं, अगर कोई सही भी बताता है तो उन्हें बुरा लगता है। मतलब वो पूर्ण रूप से अकेंद्रित बच्चे होते हैं। तो यह आपके सेकेंड स्टेज में आता है। ओके, और इस दरमियान
ऐसी ऐसी अवस्थाओं में ऐसे ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं। अब किस में हम क्या कहेंगे वो ऑलरेडी हम लिख दिए हैं, और कितने साल से कितने साल के बीच आते हैं। ओके, तो चलिए आप देख सकते हैं इसी में सेकंड पॉइंट है अकेंद्रीय, जिसको मैं ऑलरेडी बताया हूँ। थर्ड पॉइंट थी कि अपलटावी। अपलटावी इज़ व्हाट, एक कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अपलटावी, व्हाट इज़ इरिवर्सिबिलिटी। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। मतलब उन्हें अगर हम इजीली दे दें 4+6 तो वह 10 लिख देंगे, लगे, लेकिन हम उसी जगह पर उल्टा उन्हें हम दे दिए 6+4 तो समझ नहीं पाते कि वो करेंगे क्या। मान लो हमने उन्हें दे दिया 3+9 तो ऐड कर लिए 12 हो गया, लेकिन अगर हम वही 3+9 की जगह पे कुछ डिफरेंट दे दिए, मतलब 6+6 तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये अक्सर पलटने पे उन्हें कन्फ्यूजन होता है। तो ये आपका होता है अपलटावी वाले स्टेज में। देखो इसमें एग्जाम्पल भी लिखा गया है और बहुत ही मुख्य पॉइंट है। ये अभी जल्दी ही आपके 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, सीटेट के एग्ज़ाम में, जो कि आई थिंक 22 सॉरी, जो कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ। तो इसलिए आप इसे केयरफुली पढ़ लेंगे, देख लेंगे, सुन लेंगे, ताकि फ्यूचर में आपके अगर एग्ज़ाम में आए तो आप कंफ्यूज ना हो, आराम से आप आंसर दें। ठीक है ना। अपलटावी, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आगे फोर्थ पॉइंट में देख लो, लिखा भी है कि मुद्रा, सन प्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता, इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम स्टार्ट करेंगे। वह होता भी है, अक्सर देखने को मिलता है बहुत से बच्चों के अंदर कि वो अगर मुद्राओं की बात करें, अगर हम उन्हें नोट दे रहे हैं तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। अगर हम उन्हें सिक्के दे रहे हैं तो वह ले लेंगे। अगर नोट हम दे रहे हैं 2000 की तो वह नहीं लेंगे। और उन्हें हम सिक्के दे रहे हैं, अगर मान लो एक गुल्लक भरा हुआ या फिर एक कोई बर्तन में रख के ढेर सारा सिक्का, तो वह उसको ले लेंगे। यह सेंस होता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है जो 5 नंबर पॉइंट पे है। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहा जाता है। मतलब अक्सर देखते हैं कि कोई लड़का अगर मैथ लगा रहा है तो उसको अगर साइंस की बुक दे दो, कह दो इसको भी करो, तो कंफ्यूज होता है। तो इसलिए वो क्या करता है, उसको हटा देता है, कहता है बस अभी नहीं, अभी मैं पहले मैथ को कर लूँगा। तो मतलब एक समय में आप एक ही चीज़ पे ध्यान देते हो, ध्यान केंद्रित करते हो, तो उसे केंद्रीकरण कहा जाता है। और करना भी चाहिए, मतलब एक चीज़ को अगर हम एक समय में कर रहे हैं तो हो सकता है कि बेटर हो सकता है कि वो बहुत ही बेहतर हो, क्योंकि तब उस पर पूरा ध्यान केंद्रित हमारा रहेगा और हम कम समय में बेहतर कर सकते हैं उसे। तो केंद्रीकरण अगर पूछ दे तो आप आराम से लिख सकते हैं कि एक समय में एक चीज़ पे ध्यान देना ही केंद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट इसी में है नंबर 6, संरक्षण। संरक्षण क्या है, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन। अगर किसी वस्तु के साइज़ या शेप में चेंज करके तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। सही है, जैसे अगर हम कोई चीज़ है, अगर हम चॉकलेट ही लिए, बड़ा वाला चॉकलेट, और बहुत लंबा सा है चॉकलेट, 5 रुपीज़ का मान लीजिए, वो दे रहे हैं, तो बच्चा उसको पहले लेगा। अगर उसी को हम गला पचा के छोटा बना दिए तो बच्चा उसको नहीं लेगा, वो कहेगा कि नहीं एक तो बहुत कम है। तो इसलिए माइंड एबिलिटी यह कहती है कि वहाँ पे उस बच्चे को ये फील होता है कि बड़ा है तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा होगा, नहीं। तो ये आगे चलते हैं हम, नंबर 7 पॉइंट है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता क्या है, क्रमबद्धता मतलब कोई भी चीज़ क्रम के अनुसार आई थी। तो इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना
नहीं सीख पाता है, मतलब क्रम में नहीं रख पाता है। अगर हम कोई चीज़ बड़ी चीज़ दे दिए और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे ऐसे करके एक प्रकार से कह सकते हो कि एक बड़ा वाला हांडी दिए, फिर उससे छोटी हांडी, फिर उससे छोटी, तो वह उसको सीक्वेंस में नहीं रख पाएगा नीचे से ऊपर तक, क्योंकि वो उस समय समझ नहीं पाता है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो इसी को क्रमबद्धता कहा जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह जीन पियाजे का थर्ड अवस्था था बच्चों में, और यह 7 साल से 11 साल के बीच के बच्चों को देखने को मिलता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है, अदरवाइज़ वह कन्फ्यूज हो जाता है, चिंतन करता है, इसका मतलब वह सोच रहा है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्राभार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। मतलब यह ऐसी अवस्था है जिसमें पीछे जितने भी चीज़ें हम देखे हैं, पीछे जितनी भी अवस्थाएं देखे हैं, उन दोनों अवस्थाएं ऑटोमेटिक इस थर्ड वाली अवस्था में स्टेज में देखने को मिल जाता है। इसीलिए इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। मतलब इसमें अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता, ये सभी स्टेज इस बच्चे के अंदर देखने को मिल जाते हैं। मतलब ऑटोमेटिक इन सभी चीज़ों के बारे में उसे ज्ञान हो जाता है, वह थोड़ा सा सक्षम हो जाता है, कैपेबल हो जाता है कह सकते हैं। यह थी आपकी थर्ड अवस्था, जिससे रिलेटेड एग्जाम्पल है कि पेड़ ज़रूरी है या नहीं हमारे लिए बच्चा आंसर, क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीजन मिलती है। अब अगर हम बात करें तो हमें पता है कि पेड़ क्यों आवश्यक है, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, और वो दरअसल इस थर्ड स्टेज में ऑलरेडी जान जाता है कि पेड़ की आवश्यकता कितनी है, क्योंकि ये थर्ड स्टेज जो होता है 7 से 11 ईयर के बीच होता है। फोर्थ स्टेज की बात करें जीन पियाजे के अनुसार कि फोर्थ स्टेज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 11 से 15 साल के बच्चों के बीच पाया जाता है, देखने को मिलता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था कहलाती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। उस वाले में चिंतन से स्टार्ट अभी करता है, बट इसमें अमूर्त रूप से वह चिंतन करने लग जाता है, मतलब चिंतन करने लगता है कह सकते हो। अब जब कोई भी चीज़ हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी लड़का हो, जब चिंतन स्टार्ट कर देगा करना, मतलब वह उस चीज़ के बारे में केंद्रित करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब वो उस चीज़ को सीख रहा है, उस चीज़ को वो बेहतर करेगा इन फ्यूचर, तो उसी को कहते हैं चिंतन करने लग जाता है। और यह फोर्थ स्टेज में देखने को मिलता है, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। आगे इसी में पॉइंट दिया है कि निगमनात्मक तर्कणा, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, मतलब नियम सही है कि नहीं सही है, ये गलत है, हमें इस तरह नहीं रहना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इसमें वो तर्क करने लगता है, इसीलिए इसे निगमनात्मक तर्कड़ा कहा जाता है। और यह आपके जीन पियाजे के फोर्थ स्टेज में देखने को मिलता है, जब बच्चा 11 से 15 साल का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, और जितने भी आप लोग हैं, अगर सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप शिक्षक केंद्रित पे न ध्यान देकर, न तो अदर किसी केंद्रित पे ध्यान देकर, आप केवल बाल केंद्रित पे ध्यान देके अपने एग्ज़ाम को दीजिएगा। 100% आपका एग्ज़ाम राइट होगा, और जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब राइट पे राइट ही होता जाएगा। तो ऑपरेशनल स्टेज, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। ये पॉइंट है जिसमें हम लास्ट वाला हम लोग पढ़े हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आगे क्या बोल रहे हैं जीन पियाजे, पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। आलोचना क्या थी पियाजे के सिद्धांत की, इससे रिलेटेड देख लिया जाए। तो पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है। मतलब कहने का सेंस यही था कि दिमाग जो था हम लोगों का वह अपरिवर्तनशील, उनके अनुसार था कि दिमाग जो है वो अपरिवर्तनशील है। जैसे आदमी बढ़ते जाता है जिस स्टेज से, उस स्टेज से माइंड नहीं बढ़ रहा है। लो, ये तो अलग ही हो गया। लेकिन अगर बच्चों को
अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकते हैं। कहने का मतलब यही था कि दिमाग तभी परिवर्तित होगा जब उन्हें एक अच्छा वातावरण मिलेगा। अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तो उनका दिमाग अपरिवर्तनशील कहलाएगा। इसलिए हमें बच्चे को एक अच्छे वातावरण में रखना चाहिए, एक अच्छा उन्हें माहौल देना चाहिए और अच्छे लोगों से उसका कांटेक्ट रखना चाहिए ताकि वो कुछ अच्छा सीखे और वह अपने इन फ्यूचर अपने एक अच्छा कार्य करे। और कभी भी हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीटेट का या फिर किसी को पढ़ाने, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें रोट लैंडिंग नहीं कराना है, मतलब हमें याद नहीं कराना है, ना तो किसी तरह से हमें उन्हें मारना है, पीटना है, न ही उनके साथ कोई उद्दंडता व्यवहार करना है, ना तो उन्हें दंड देना है। क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कहा गया अगर जो ऐसा कर रहा है वह कानूनी अपराध कर रहा है। इसलिए आप सभी एक बाल केंद्रित के अनुसार सोचकर अपने एग्ज़ाम को दीजिएगा और अगर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाइएगा ताकि इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम रोक रहे हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। सी यू। टेक केयर।